वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है 6th एम्प्लॉयमेंट एंड टुडेज टॉपिक इज वाई 46.1% ऑफ आवर वर्कफोर्स एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर एंड 32.1% इन टर्शरी सेक्टर एंड ओनली 21.8% इन ओनली सेकेंडरी सेक्टर। और ये डेटा है 2015-16 का। तो जैसा कि ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड है और सेकेंडरी सेक्टर दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे कम परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड है। तो ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज secondary and tertiary sector have failed to generate ample job opportunities and our economy is dominated by farming। यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं हुई हैं जितनी की होनी चाहिए थी। और हमारी इकोनॉमी जो है वो तो फार्मिंग वाली इकोनॉमी है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज्ड हैं। इन स्पाइट ऑल डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। और बाकी अगर हम लोग दूसरे देशों को देखें जो विकसित देश हैं, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है वहाँ की। वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। यही कारण है कि हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स एंगेज्ड है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर उतनी जॉब्स जनरेट नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर फेल हो गए जॉब्स को जनरेट करने में। वाई मोस्ट ऑफ आवर रूरल वर्कफोर्स एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। अधिकतर ग्रामीण लोग जो वर्कफोर्स हैं वहाँ के, वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं एंड अर्बन इन सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। और शहरों में अधिकतर लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर 1, इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सर्विसेज आर डेवलपिंग फास्टर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और एलाइड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से शहरों में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्कफोर्स ज़्यादा एंगेज्ड है। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी इज द अनदर रीजन दैट्स वाई पीपल इन रूरल एरियाज आर एंगेज्ड इन मोर इन प्राइमरी सेक्टर। लैक ऑफ मोबिलिटी यानी कि ग्रामीण लोग अधिकतर ऐसे हैं जो कि माइग्रेट नहीं करना चाहते, यानी कि गांव छोड़कर वो शहर नहीं आना चाहते। वो गांव में ही किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी में एंगेज रहना चाहते हैं, या तो कृषि में या कृषि से संबंधित किसी एक्टिविटी में। यही कारण है कि रूरल वर्कफोर्स एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में और अर्बन वर्कफोर्स एंगेज है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। Next, why female workforce is engaged in primary sector? फीमेल वर्कफोर्स यानी अधिकतर औरतें जो हैं, जो काम करती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि कृषि में ज़्यादा क्यों एंगेज्ड हैं? पॉइंट नंबर 1, फीमेल वर्कर्स इन द रूरल एरियाज आर अनविलिंग टू माइग्रेट फॉर आउटसाइड जॉब्स। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली फीमेल्स वो शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं करना चाहती आउटसाइड जॉब्स के लिए, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज रहती हैं। नंबर 2, दे प्रिफर टू वर्क एट देयर प्लेस और रेजिडेंस इवन फॉर अ लो वेज। वो घर के आसपास ही काम करना चाहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की औरतें घर से ज़्यादा दूर जाकर काम नहीं करना चाहती,
या फिर ये कह सकते हैं कि उनके परिवार वाले करने नहीं देते। हाउएवर दे मस्ट वर्क टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम्स, लेकिन काम तो उनको करना है क्योंकि उनकी फैमिली की इनकम्स काफ़ी कम है और उन औरतों को उस इनकम में कुछ ना कुछ ऐड करना है, उस इनकम की पूर्ति करनी है क्योंकि वो इनकम काफ़ी कम है, वो गरीब परिवार हैं। तो काम करना है, लेकिन घर से दूर जाकर काम नहीं करना, तो जाहिर सी बात है वो लेडीज़ काम करेंगी या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में या उससे संबंधित किसी भी एक्टिविटी में। जॉबलेस ग्रोथ, इट इज़ अ सिचुएशन when the level of output in the economy tends to rise owing to innovative technology without any perceptible rise in the level of employment। अगर हमें एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है इकोनॉमी में जिसमें आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा देश में, अर्थात लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं है। इट लीड्स टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ जाती है। इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन जीडीपी, भले ही देश का प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की वजह से राइज कर रहा है। यही कहलाता है जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है लेकिन लोगों के पास काम नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों हैं, क्यों भरोसा करते हैं टेक्नोलॉजी पर, एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार पर हम लोग कमजोर दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इकोनॉमी के अंदर? Our growth process is being increasingly hijacked by multinational companies। हमारी इकोनॉमी का, हमारे देश का ग्रोथ प्रोसेस मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया गया है। एंड दीज कंपनीज स्पेशलाइजेज इन अचीविंग हाई ग्रोथ थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज ग्रोथ को अचीव तो कर रही हैं लेकिन केवल और केवल टेक्नोलॉजीज की वजह से, क्योंकि वो एफिशिएंट यूज कर रही हैं टेक्नोलॉजीज का, रेदर देन थ्रू ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर, अर्थात वो मैन पावर की जगह एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ग्रोथ कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। द ऑब्वियस रिजल्ट इज दैट ग्रोथ इज मूविंग फास्टर देन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा उतनी तेजी के साथ जितना तेजी से देश में ग्रोथ हो रहा है। यही इसका रिजल्ट है। बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर इट इज अ जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, most important topic। Casualization of workforce refers to a situation when percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise over time। अगर कैजुअली वर्कर्स के परसेंटेज टोटल वर्कफोर्स में लगातार बढ़ता जा रहा है तो यही कहलाता है कैजुअलाइजेशन। कैजुअली हायर्ड वर्कफोर्स का मतलब ऐसे वर्कर्स जिनकी हमें जब चाहे जितनी चाहे ज़रूरत हो उनको काम पर रखेंगे और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें काम से हटा दिया जाता है। ऐसे वर्कफोर्स को कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और जब इकोनॉमी में टोटल वर्कफोर्स के अंदर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज लगातार बढ़ता जाए तो यही कहलाता है कैजुअलाइजेशन। द रीज़न बिहाइंड कैजुअलाइजेशन आर, इसके पीछे कारण क्या है कि रेगुलर जॉब्स लोगों की लगातार जा रही हैं और कैजुअल वर्कफोर्स लगातार इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आपको
सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 2, मैनी वर्कर्स आर नॉट गेटिंग नॉन फार्म जॉब्स इवन व्हेन दे विश टू माइग्रेट। बहुत से लोग ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको नॉन फार्म जॉब्स नहीं मिल पाते, बल्कि वो लोग माइग्रेट करने को भी तैयार हैं। वो खेती छोड़कर शहरों में आने को तैयार हैं, इस आशा से कि उनको शहरों में आकर काम मिल जाएगा, लेकिन काम मिलता नहीं है उन लोगों को। उनको फार्म एक्टिविटीज़ के अलावा और किसी क्षेत्र में काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी नहीं है उस चीज़ के लिए। पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें आपको दिखाई तो ये देगा व्यक्ति काम पर लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो बेकार होगा। जैसे कि कृषि में अधिकतर होता है, खेत में जहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता है वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग वहाँ पर अननेसेसरी लगे हुए हैं जिनकी वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। और अगर उन लोगों को वहाँ से हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन घटेगा नहीं। यही कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की संख्या लगातार टोटल वर्कफोर्स में बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 4, मैनी रूरल पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। बहुत से ग्रामीण लोग ऐसे होते हैं जो गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं, एंड मैनी ऑफ देम गॉट एम्प्लॉयमेंट एज कैजुअल वर्कर्स। और इनमें से अधिकतर लोगों को जो रोजगार मिलता भी है वो कैजुअल वर्कर्स के रूप में मिलता है, या कह सकते हैं एज डेली वेजर्स, जिन्हें केवल ज़रूरत पड़ने पर काम पर रखा जाता है और जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ऐसे वर्कर्स को काम से हटा दिया जाता है। ऐसे ही वर्कर्स को कहा जाता है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। और क्योंकि इकोनॉमी में इनकी परसेंटेज लगातार बढ़ रही है, यही कहलाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन। It is a situation when percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise. फॉर्मल सेक्टर में लगातार एम्प्लॉयज़ का घटना और इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स का लगातार बढ़ना, यही कहलाता है इनफॉर्मलाइजेशन। यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन, और इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से ही बढ़ावा मिलता है कैजुअलाइजेशन को। अर्थात जब तक मन करेगा व्यक्ति को काम पर रखेंगे, जैसे ही काम का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा, लगेगा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वर्कर को काम से निकाल दिया जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में यानी कि फॉर्मल सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स में ऐसा ही होता है, हायर एंड फायर। जब तक ज़रूरत है काम पे रखेंगे, जब लगेगा ज़रूरत पूरी हो गई काम से निकाल दिया जाएगा। इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज अ लिंजरिंग थ्रेट टू द इनफॉर्मल वर्कर्स। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल वर्कर्स को कभी भी काम से निकाला जा सकता है। यहां पर जॉब की अनसर्टेनिटी है, निश्चित नहीं है कि कब तक काम मिलेगा आपको। डिफरेंस पढ़ेंगे फॉर्मल वर्कर्स के बारे में और इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में। अगर किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वर्कर काम कर रहा है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में, तो वह कहलाएगा फॉर्मल वर्कर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कम से कम 10 हायर्ड वर्कर्स होंगे। अगर किसी भी संस्था में कम से कम 10 हायर्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वह फॉर्मल सेक्टर कहलाता है, और वहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय भी फॉर्मल वर्कर कहलाता है। लेकिन अगर वहाँ पर 10 लोगों से कम काम कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इनफॉर्मल सेक्टर, और वहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय कहलाएगा इनफॉर्मल वर्कर। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मल वर्कर वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड इनफॉर्मल वर्कर वर्क इन
अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर्मल वर्कर हमेशा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, इनफॉर्मल वर्कर हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। फॉर्मल वर्कर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी या फिर प्रोविडेंट फंड। इनफॉर्मल वर्कर्स को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। इनफॉर्मल वर्कर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती, यानी कि रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलता इनको। जब तक काम कर रहे हैं तब तक तनख्वाह मिलेगी, नौकरी खत्म, उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध भी खत्म हमेशा के लिए। फॉर्मल वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर्मल वर्कर्स के साथ लगातार रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध बना रहता है। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मल वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। फॉर्मल वर्कर्स अपनी यूनियन बना सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते। इनफॉर्मल वर्कर्स कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस। नंबर 4, फॉर्मल वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। फॉर्मल वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान की गई है बहुत सारे लेबर लॉज के द्वारा, क्योंकि मार्केट में कभी भी किसी भी प्रकार की अनिश्चितता पैदा हो सकती है, यानी कि मार्केट में जोखिम है, कोई भी बदलाव हो सकता है कभी भी, लेकिन ऐसा होने पर उन्हें काम से निकाला नहीं जाएगा। इनफॉर्मल वर्कर्स पर कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता। इनफॉर्मल वर्कर्स रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज एंड आर देयरफॉर हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। इसलिए इनको मार्केट की अनसर्टेनिटीज का लगातार सामना करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, ये लोग काम से बाहर हो जाएंगे। डिमांड कम हो जाएगी, ये लोग काम से बाहर हो जाएंगे। कोरोना आ जाएगा, लॉकडाउन लग गया तो इन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। फॉर्मल वर्कर्स की जॉब नहीं जाती है। फॉर्मल वर्कर्स को लगातार तनख्वाह मिलती रहती है। नेक्स्ट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 1, disguised unemployment. It occurs when the number of workers engaged in a job is much more than required to accomplish it. ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी काम को पूरा करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं तो यही कहलाता है disguised unemployment. If some of them are withdrawn from that job, टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल, अगर एक खेत में 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और 3 की ही वहां पर आवश्यकता है और तीनों मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 टन्स ऑफ व्हीट, और उस खेत में मालूम पड़ा परिवार के और सदस्य भी आकर काम पर लग गए, यानी कि अब सदस्य हो गए 10। जरूरत थी केवल 3 लोगों की, लेकिन काम पर लगे हुए हैं 10 लोग, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। प्रोडक्शन पहले भी 100 टन्स ऑफ व्हीट था और अभी भी 100 टन्स ऑफ व्हीट है। अगर जो एक्स्ट्रा 7 लोग काम पर लग गए हैं, इनको अगर वहां से हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्शन घटेगा नहीं। इसका मतलब वो लोग बेरोजगार हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा वो बेरोजगार हैं, लग तो ये रहा है वो सब लोग काम कर रहे हैं खेत में। यही कहलाती है disguised unemployment. It is a characteristic feature of Indian agriculture. भारतीय कृषि की यही विशेषता है। जरूरत होती है 3 लोगों की और काम पर लगे होते हैं 10 लोग। ये केवल एक एग्जाम्पल था, बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। पॉइंट नंबर 2, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग ऑफ सीजन ऑफन द फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि ऑफ सीजन में बहुत से वर्कर्स को काम से निकाल दिया जाता है, उनके पास काम ही नहीं होता करने के लिए। दे हैव नो वर्क टू डू। वर्कर्स एंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर।
यानी कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को केवल कुछ समय के लिए ही पूरे साल में काम मिलता है, कुछ महीनों के लिए। रेस्ट ऑफ द पीरियड दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, और बाकी का पीरियड उन्हें बेरोजगार रहते हुए गुजारना पड़ता है। अर्थात जब तक सीज़न होगा तब तक काम मिलेगा, सीज़न ख़त्म, नौकरी भी ख़त्म। यही कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ऑफ सीज़न में व्यक्ति के पास काम नहीं है और सीज़न में उसके पास काम है। नेक्स्ट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जो दो टॉपिक हमने पढ़े वो ग्रामीण क्षेत्र के थे कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अब देखते हैं शहरों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट persons who are willing to work in industries, mining, transport, trade and construction activities but remain unemployed. ये वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते, काम करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में, माइनिंग साइट्स पर, ट्रांसपोर्ट कंपनीज में, ट्रेड यानी कि व्यापार में, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहते हैं, लेकिन इन्हें काम नहीं मिलता। इट्स कॉजेज आर, इसके कारण क्या है, काम क्यों नहीं मिलता। पॉइंट नंबर ए, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, समय के साथ साथ जॉब्स इतने नहीं बढ़ रहे हैं जितनी की जनसंख्या बढ़ रही है, तो बेरोजगारी तो आएगी ही आएगी। पॉइंट नंबर बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द अर्बन एरियाज एंड रूरल पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज बट नॉट एब्जॉर्ब बाई इंडस्ट्रीज। अधिकतर इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती हैं लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। अधिकतर इंडस्ट्रीज शहरों में हैं। गांव का आदमी गांव छोड़कर शहर आ जाता है ये सोचकर कि शहर में आकर काम मिल जाएगा, लेकिन शहर में जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यानी कि इनको जॉब नहीं दे पा रही हैं। यही कहलाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। व्यक्ति गांव छोड़कर शहर आया इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, लेकिन काम उसको नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर सी, इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। भारत में धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। एक प्रकार से रोबोटिक्स, मशीनें अपने आप काम करती रहती हैं, बस एक आदमी बटन दबा देता है। वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यही कहलाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। इट इज अ सिचुएशन इन विच एजुकेटेड पीपल विलिंग टू वर्क एट करंट वेज रेट बट कैन नॉट गेट वर्क। एजुकेटेड पीपल मीन्स ऐसे लोग जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या कोई ग्रेजुएशन के लेवल का कोई डिप्लोमा है उनके पास, और वो करंट वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। इट्स प्रिंसिपल फैक्टर्स आर, इसके मेन कारण क्या हैं, काम क्यों नहीं मिलता पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स आर सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। एजुकेटेड पर्सन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जॉब्स इतनी नहीं बढ़ रही हैं जितनी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और दूसरा कारण है सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। भारत में जिस प्रकार की लोगों को शिक्षा दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। इट इज़ लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। स्कूल वालों का भी, कॉलेज वालों का भी बस यही उद्देश्य है, डिग्री देनी है। और जो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी उद्देश्य बस यही है कि डिग्री लेनी है। स्किल्स नहीं आते, प्रैक्टिकल्स नहीं आते, तो ऐसे लोगों को आसानी से काम नहीं मिलता। इसीलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ
जो आप पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए, जिसके लिए आपको थ्योरी के साथ साथ ध्यान देना पड़ता है प्रैक्टिकल्स पर। अगर प्रैक्टिकल्स आपको ढंग से नहीं आते हैं तो फिर वो केवल जॉब आपको मिलेगा नहीं वहाँ पर। वो केवल डिग्री ओरिएंटेड कोर्स आपने किया है, बल्कि आपको करना चाहिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स। इसलिए जोर दिया जाता है वोकेशनलाइजेशन पर, वोकेशनल कोर्सेज पर, जिसमें प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। और वो नामचारे के नहीं होते, वाक्य ही होते हैं। पॉइंट नंबर सी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लेस देन द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर वर्कफोर्स। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही हैं जितनी कि एजुकेटेड लेबर फोर्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को एजुकेटेड होने के बावजूद भी काम नहीं मिल पाता है। वो लोग रह जाते हैं बेरोजगार। नेक्स्ट, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्थात वो बेरोजगारी जो गांव में भी होती है और शहर में भी होती है, ये कॉमन टाइप है। पॉइंट नंबर 1, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। इट अकर्स व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड हैज द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क येट ही डज नॉट गेट वर्क। एक ऐसा वर्कर जो काम करने की इच्छा रखता है, वो काम करना चाहता है, उसके पास स्किल्स भी हैं, एबिलिटी है उसके पास काम करने की, लेकिन उसे काम मिलता नहीं है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम। वो पूरे समय आपको खाली ही दिखाई देगा। तो ऐसी बेरोजगारी को कहा जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ऐसा व्यक्ति पूरे तरीके से निर्भर होता है फैमिली के उन मेंबर्स पर जो काम कर कर इनकम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो इनकम है नहीं, उसके पास तो काम भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को ही बोलते हैं, ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। अगर ढांचागत बदलाव आ रहे हैं अर्थव्यवस्था में, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से बेरोजगारी आ रही है, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दीज चेंजेस आर ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स। ये बदलाव 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी बदल जाए या फिर डिमांड में चेंज आ जाए। अगर टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं, या फिर डिमांड में बदलाव आ गया जिसकी वजह से उनका काम चला गया, तो ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। ये वो सिचुएशन है जिसमें वर्कर के पास केवल पार्ट टाइम जॉब होता है, फुल टाइम जॉब नहीं होता। अर्थात वो 2 घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है एक दिन में, या 6 घंटे काम करता है हद से हद। बल्कि एक व्यक्ति को एक दिन में 8 घंटे काम मिलना चाहिए, तभी वो रोजगार कहलाएगा, एम्प्लॉयड कहलाएगा। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर और सम आवर्स एवरी डे। अर्थात ये वो लोग हैं जो पूरे साल में या तो कुछ महीने खाली बैठते हैं, या एक दिन में कुछ घंटे इनको खाली बैठना पड़ता है। अर्थात इनके पास फुल टाइम जॉब नहीं है। इफ अ पीपल वर्क ओनली अप टू 28 आवर्स अ वीक। अगर एक व्यक्ति पूरे हफ्ते में केवल 28 घंटे काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में 4 घंटे, ही इज कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड। तो ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड इफ अ पर्सन वर्क्स बिटवीन 29 to 42 आवर्स पर वीक, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है वो पर डे, और 6 घंटे से कम काम कर रहा है,
6 घंटे या उससे कम। ही इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो उस व्यक्ति को रखा जाएगा लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट में। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू काइंड्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी दो प्रकार का हो सकता है, एक विजिबल और दूसरा इनविजिबल। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन दिस केस पीपल वर्क लेसर देन स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे, और एक दिन में स्टैंडर्ड आवर्स 8 होते हैं। अगर व्यक्ति 8 घंटे से कम काम कर रहा है एक दिन में, और वो दिखाई भी दे रहा है साफ साफ कि उसके पास 8 घंटे काम नहीं है, 2 घंटे वो खाली बैठा है, या 3 घंटे खाली बैठा है, 4 घंटे खाली बैठा है, तो ये विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एग्जाम्पल, अ पर्सन वर्क्स 4 आवर्स अ डे, अगर एक व्यक्ति 4 घंटे ही काम कर रहा है एक दिन में, और स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं 8, तो ये कहलाएगा विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल में दिखाई देगा आपको कि व्यक्ति लगातार 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कमा रहा होगा। अगर व्यक्ति की क्षमता है एक महीने में 50,000 रुपये कमाने की, लेकिन वो काम कर रहा है मजबूरी में 20,000 का या 15,000 का, तो दिखाई तो आपको ये देगा ये तो पूरे 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये भी सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपनी क्षमता से कम काम कर पा रहा है। इसे बोलते हैं इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली दिखाई नहीं देती है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम, ये वो केस है जिसमें व्यक्ति फुल टाइम काम करेगा, बट देयर इनकम इज नॉट प्रपोर्शनेट टू देयर एबिलिटीज, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति की जो इनकम होगी वो उसकी एबिलिटी के मुताबिक नहीं होगी। दस इफ अ MA डिग्री होल्डर हैज टू वर्क एज अ पियोन, यानी कि व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MA मास्टर्स इन आर्ट्स, और काम कर रहा है वो चपरासी का, ही विल बी कॉल्ड एन इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड, तो उसे इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, MBA चाय वाला, आजकल बहुत जगह चल रहा है ये ट्रेंड। MBA करने के बाद जॉब मिलता नहीं है, लोग चाय की स्टॉल खोल के बैठ जाते हैं। MBA का काम चाय बेचना नहीं है, और अगर वो चाय बेच भी रहा है तो 1000 में से 1 या 2 व्यक्ति आपको ऐसे दिखाई देंगे जो अपनी क्षमता के मुताबिक इनकम अर्न कर रहे होंगे। वरना MBA करने के बाद अगर आप महीने के 20,000, 25,000 या 30,000 कमा रहे हैं तो ये इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एक MBA करने के बाद आपकी तनख्वाह एक महीने की 20 या 25,000 नहीं होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वर्कर भी कमा लेते हैं आजकल। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs due to imperfections in the mobility of labor across different occupations. ध्यान दीजिएगा इस बात पर, imperfections in the mobility। imperfections in the mobility का मतलब, अगर व्यक्ति ने एक जगह से काम छोड़ दिया ये सोच कर कि दूसरी इंडस्ट्री में मुझे तुरंत काम मिल जाएगा, और उसे काम मिल जाता है, तो वो कहलाता है परफेक्ट मोबिलिटी। और यहां पर क्या है, imperfection in the mobility, यानी व्यक्ति एक जगह से काम छोड़ देता है ये सोचकर कि दूसरी जगह उसे थोड़ा अच्छा काम मिल जाएगा, ज़्यादा तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन उसे मिलता नहीं है, उसे बेरोजगार रहना पड़ता है कुछ समय के लिए, तो यही कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वन विशेज टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक व्यक्ति मूव कर रहा है एक जॉब से दूसरे जॉब पर, बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज मे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, लेकिन इस दौरान उसे कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है, तो यही कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों हुआ, इम्परफेक्शंस इन द मोबिलिटी की वजह से। मोबिलिटी परफेक्ट कब कहलाएगी, जब एक जगह से व्यक्ति नौकरी छोड़ दे
और तुरंत उसको दूसरी जगह नौकरी मिल जाए। फिफ्थ पॉइंट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। बिजनेस साइकिल की वजह से आती है ये बेरोजगारी। इट अकर्स ओइंग टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी लाइक फेज ऑफ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। यानी कि बिजनेस में तो जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी वजह से अगर लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो वही कहलाएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बूम का मतलब मार्केट बहुत ऊंचाइयों पर है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर। लेकिन जब रिसेशन आता है तो मार्केट डाउन आना शुरू होता है और लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं रिसेशन। और जब मार्केट बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है वो कहलाता है डिप्रेशन, जिसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है और अधिकतर लोग बेरोजगार होते हैं इकोनॉमी के अंदर। और फिर होती है शुरू रिकवरी। रिकवरी के बाद फिर बूम आएगा, बूम के बाद फिर रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद फिर डिप्रेशन आ जाएगा और ये साइकिल इस प्रकार से ही चलती रहती है। यही कहलाता है बिजनेस साइकिल। अगर बिजनेस साइकिल में उतार चढ़ाव की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो यही कहलाएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जितना पढ़ाया है, समझाया है, लगातार रिवीजन कीजिए और लिख लिख कर याद कीजिए। थैंक यू।